यह ज्ञान की बातें जो भी सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। दर्शकों, आज हम बड़ी ही काम की जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। इसीलिए आपसे हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इससे पहले प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, किसी जंगल में एक तोता और मैना पक्षी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बड़े दिलो जान से चाहते थे। तोता की जो पत्नी थी मैना, वह बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह अपने पति तोता से हर समय कुछ ना कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों तोता मैना गंगा के किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे, तब मैना तोता से कहती है, हे पिया जी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है। पिया जी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। प्रिय दर्शकों, जब तोता अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो तोता अपनी पत्नी मैना से कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? प्रिय दर्शकों, यह सुनकर के मैना कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन को कुछ शांति मिल जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार से तोता अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, आज तुम्हें मैं एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुन करके तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। तोता आगे कहता है कि साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कहानी में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, किन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर ऐसे कौन से काम होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के दलदल में फंस जाता है। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है कि ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज की इस कहानी से जानने को मिलेंगे। इसीलिए आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक और आपके जीवन में प्रेरणा देने वाली है। आज की कहानी के माध्यम से तुम्हें ज्ञान की 8 बातें पता चलने वाली हैं। इन बातों को सुन करके कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी को बड़ी आसानी से दूर कर सकता है। इसीलिए प्रिय, आज की इस कहानी को तुम बड़े ध्यान लगाकर सुनना। प्रिय दर्शकों, मैना कहती है, यदि इतनी ही अच्छी कहानी है तो प्रिय, आप कहानी को कहना आरंभ करो। मैं पूरी तरह से ध्यान लगाकर आपकी कहानी सुनूंगी और उस कहानी में बताई गई उन 8 बातों पर भी जीवन में ज़रूर अमल करूंगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से तोता अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लग जाता है। तोता कहता है, प्रिय, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतान पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र था और दूसरी संतान पुत्री थी। किसान अपने पुत्र का नाम तो राहुल रख देता है और अपनी पुत्री का नाम रेखा रखता है। प्रिय दर्शकों, इधर धीरे धीरे राहुल और रेखा बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं, धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो जाती है तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वह किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी रेखा का विवाह कर देता है। इस प्रकार से रेखा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है।
इधर बेटी को विदा करने के बाद में वह किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटे के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी सुनने के बाद में तोता मैना से कहता है, हे प्रिय, ईश्वर की लीला बड़ी ही विचित्र है। परमात्मा न जाने कब किसको अमीर बना दे और कब किसको गरीब बना दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बेटा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर के आता है। धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति सारी बिक जाती है, पिता के इलाज में चली जाती है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है, लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे राहुल से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए, जब उसका कोई समाधान ना मिले, तो फिर ऐसे समय में उसको ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसीलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे संसार छोड़कर जाना ही है। इसीलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपने घर गृहस्थी बसा लो। प्रिय दर्शकों, अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर राहुल एकदम चुप हो जाता है। आखिर वह बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर राहुल कहता है, हे पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। उसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इधर पिता की मृत्यु के बाद राहुल अपने पिता का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। राहुल का घर, खेत खलियान पिता की बीमारी में, पिता के इलाज में पहले ही बिक चुका था। जो कुछ भी जमा पूंजी बच जाती है वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से राहुल एकदम से बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब राहुल एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर राहुल की बहन रेखा, उसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था। उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब कुछ बिक चुका है और अब उसके पास में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वह मेरी ससुराल आता है तो उसे देख देख कर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगी कि तेरे पीहर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। ऐसे तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। प्रिय दर्शकों, इस कारण से रेखा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ना तो रेखा अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। रेखा के भाई राहुल को भी इधर अच्छी तरह से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है।
इसीलिए राहुल भी अपनी बहन की ससुराल में कभी नहीं जाता। इस तरह से रेखा तो बड़े ऐशो आराम के साथ में अपने ससुराल में अपनी जिंदगी गुजारती है। इधर राहुल मेहनत मजदूरी करके अपने पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने दिनों को काटने लगता है। इधर तोता अपनी पत्नी मैना को आगे कहानी सुनाते हुए कहने लगता है, हे प्रिय, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन राहुल की बहन रेखा के लड़के की शादी तय हो जाती है। लेकिन राहुल की बहन रेखा अपने भाई को किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजती। जब इस बात का पता राहुल को चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर राहुल बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और इस बात की खबर जाकर के अपनी पत्नी सुशीला को बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर चलना है। जब राहुल की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से कम मैं अपनी ननद से जाकर के मिलूंगी और इसके घर को देख आऊंगी। वह बड़ी खुश होकर अपने पति से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में ज़रूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी ननद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर राहुल बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर राहुल अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वह है तो हमारी बहन का ही बेटा। तब सुशीला अपने पति से कहती है, देखो बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। राहुल अपनी पत्नी को समझाता है कि प्रिय, रेखा के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमें न्योता भिजवाया हो, लेकिन न्योता वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसीलिए प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो। बच्चों को तैयार करके मेरे साथ तुम बहन के घर चलो। प्रिय दर्शकों, अपने पति की इन बातों को सुनकर सुशीला कहने लगती है, हे पिया जी, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के राहुल कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेला रेखा की ससुराल को चला जाता हूँ। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी मेरी बहन को बात बात पर ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसीलिए तेरा भाई नहीं आया। प्रिय दर्शकों, इतना कह कर के राहुल घर के अंदर से बाहर चला जाता है। इधर तोता आगे अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए कहता है, प्रिय राहुल जो था वह बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुका था। उसके पास भेंट के वस्त्र खरीदने को पैसे नहीं थे, इसीलिए वह किसी से पैसे उधार लेते हैं और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन रेखा और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन के ससुराल को चल देता है। उधर पैदल चलते चलते राहुल को सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर के वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंच जाता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। प्रिय दर्शकों, बेचारा दरवाजे पर ही खड़े होकर अपनी बहन के आने का इंतज़ार करता है। तभी रेखा की जेठानी की नज़र राहुल पर पड़ जाती है और वह राहुल को पहचान लेती है। राहुल को देखने के बाद रेखा की जेठानी जाकर रेखा को बताती है कि हे रेखा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है। प्रिय दर्शकों, जब रेखा इधर अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है
कहती है, बहन यदि तुमने मेरे भाई को मेरे द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। तो उसकी जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर कि रेखा गुस्से में भर जाती है और सभी की नज़रों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। इधर राहुल जब अपनी बहन रेखा को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देख करके राहुल की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और उसके बाद रेखा अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जा कर के पूछने लगती है, भैया तुम्हारे पास आखिर किसने न्योता भेजा था जो तुम यहाँ चले आए। तब राहुल कहता है, बहना तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया, लेकिन किसी के मुख से मुझे पता चल गया कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर के रेखा कहने लगती है, भाई तुम्हें इस तरीके से बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, यह मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल तो करते, कम से कम तुमने मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। अब तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। रेखा के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर वह मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, तब राहुल अपनी बहन के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, हे बहन मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। भला मैं तो यह सोच कर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन को मेरी बहन की देवरानी जेठानी ताने मारेंगी। प्रिय दर्शकों, राहुल की बातों को सुनकर रेखा का गुस्सा जब थोड़ा सा शांत होता है तब वह राहुल से कहती है, चलो जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर मेरी इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी। लोग कहेंगे रेखा का भाई तो भिखारी है। रही भोजन की बात, तो जब भोजन बन जाएगा तो मैं भोजन की थाली तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खा करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। राहुल कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव को चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूँ तुम उन कपड़ों को रख लो, उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। तब रेखा अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। राहुल उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतज़ार करने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी सुनाकर तोता चुप हो जाता है। तब मैना कहती है, हे पिया जी, यह बहुत ही प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ। इस कहानी में आगे क्या होता है? तब तोता कहानी को आगे सुनाता है तो कहता है, हे प्रिय, इधर तो राहुल उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतज़ार कर रहा होता है कि मेरी बहन मेरे लिए भोजन लेकर लौटकर वापस आती होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा।
उधर वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग जाती है और भाई को भूल जाती है। शादी के काम धंधे में इतनी ज़्यादा खो जाती है कि अब तो उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा सगा भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है और मेरे लौटने का इंतज़ार कर रहा है। प्रिय दर्शकों, इधर जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से राहुल छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब राहुल अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। इस तरह से राहुल को उस अंधेरे कमरे में पड़े पड़े 3 दिन बीत जाते हैं। इधर राहुल को अपनी बीवी बच्चों की याद आती है। राहुल सोचता है यदि कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरी बीवी बच्चों का भला क्या होगा? मेरे न होने पर कैसे मेरी बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा? राहुल इधर यह सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से रेखा की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब राहुल के कानों में रेखा की जेठानी की पायल की आवाज़ सुनाई देती है, तब राहुल अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाज़ा पीटने लगता है। तब रेखा की जेठानी के कानों में उस दरवाजे की आवाज़ जाती है, तो वह दरवाजे को खोल कर देखती है तो अंदर राहुल को देखकर चौंक जाती है और राहुल से पूछने लगती है, भाई तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था? राहुल इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। जब रेखा की जेठानी दोबारा पूछती है तो राहुल इस बात को छुपा लेता है। वह झूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। प्रिय दर्शकों, और इतना कहने के बाद राहुल घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और इधर अपने घर की सीध लगा लेता है। 3 दिन का भूखा प्यासा बेचारा राहुल अपने घर को चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफ़ी दूर निकल जाता है। उसे ठीक से रास्ता भी नहीं चला जा रहा था। उसे एकदम चलते चलते चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही राहुल का सिर चकराता है और वह उसी समय जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहाँ कहीं से एक बूढ़ी माता आ जाती हैं और वह राहुल के गिरने से पहले ही राहुल को संभाल लेती हैं। प्रिय दर्शकों, जब कुछ घंटे बाद राहुल को दोबारा होश आता है तो राहुल स्वयं को एक बूढ़ी माता की गोद में लेटा हुआ पाता है। बूढ़ी माता एक पंखा लेकर उसके ऊपर हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात राहुल खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद में उस बूढ़ी माता को प्रणाम करता है और कहता है, हे माता, तुम कौन हो? प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी सुनाने के बाद में तोता थोड़ा सा विश्राम कर लेता है और विश्राम करने के बाद तोता मैना को आगे की कहानी सुनाने लग जाता है। तोता आगे कहता है, हे प्रिय, जिस बूढ़ी माता की गोद में वह बेचारा राहुल लेटा हुआ था, वह बूढ़ी माता साक्षात देवी माता थी। इधर राहुल की पत्नी सुशीला रोज उस देवी माता की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब राहुल चक्कर खा कर के गिरने वाला होता है तो उसी समय वह तत्काल देवी प्रकट होकर राहुल को संभाल लेती हैं और राहुल का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती हैं। जब राहुल को होश आता है तो वह देवी माता को प्रणाम करके अपने घर को वहां से चलने लगता है। तभी उस समय बूढ़ी माता कहती है कि बेटा, तुम कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे हो? प्रिय दर्शकों, तब राहुल बताता है कि हे माता, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर से आ रहा था और इधर मेरा गांव है, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तब बूढ़ी माता राहुल से कहती हैं, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब राहुल कहता है, पूछो माता, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? प्रिय दर्शकों, बूढ़ी माता पूछती है, बेटा,
यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा तुमने बताया है कि वहाँ पर शादी थी, तो फिर लौटकर तुम खाली हाथ कैसे जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा? बूढ़ी माता के मुख से ऐसी बातों को सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल उसके बाद में उस बूढ़ी माता को अर्थात देवी माता को सारी बातें बता देता है। इस प्रकार से राहुल के मुख से पूरी घटना को सुनकर बूढ़ी माता कहती है, पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे जाने दो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चल कर के फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाएगा तो कुछ फल तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए भी तोड़ कर रख लेना। जब तुम्हारी बीवी बच्चे तुमसे मिलेंगे तो वह पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करके बेटा, तुम अपनी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। राहुल जब इस प्रकार से बूढ़ी माता की बातों को सुनता है तो बात मान करके राहुल बूढ़ी माता के बगीचे में पहुंच जाता है। प्रिय दर्शकों, उस बगीचे में अनेक प्रकार के फल लगे हुए थे। तब राहुल वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़ करके वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में राहुल बूढ़ी माता से आज्ञा लेकर अपने घर को चला जाता है। तब बूढ़ी माता राहुल से कहती है, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को सुनकर जाओ। यह तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। इस प्रकार से बूढ़ी माता राहुल को 8 बातें बताती है और उन 8 बातों को सुनकर के राहुल अपने घर को चल देता है। जब राहुल फलों से भरे हुए उस थैले को लेकर अपने घर पहुंचता है तो राहुल के छोटे छोटे बच्चे और राहुल की पत्नी राहुल के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी, तुम बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? यह सुनकर राहुल अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा देता है और थैला देने के बाद राहुल घर से बाहर निकल जाता है। उधर राहुल के जाने के बाद में राहुल की पत्नी जब उस थैले को खोल कर देखती है तो थैले के अंदर का नज़ारा देखकर वह एकदम से हैरान रह जाती है। सुशीला थैले में देखती है कि वह थैला पूरा सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। तब राहुल की पत्नी अनार को फोड़ती है तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। जब वह आम के फल काटती है तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठलियाँ निकलती हैं। यह देखकर राहुल की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर अपने पति के पास में पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंच करके अपने पति से कहती है कि तुम तो शादी में गए थे और तुम यह लेकर क्या आए हो? प्रिय दर्शकों, राहुल अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब राहुल अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय बहन, ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब तो जो कुछ भी थैले में है उसको ही बच्चों को बांट करके दे दो। तब पत्नी कहती है कि पहले तुम घर के अंदर चलो और घर के अंदर चलकर देखो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर सुशीला अपने पति को पकड़ ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, हमारी ननंद ने हमारे लिए यह क्या भेजा है। और इतना कहकर सुशीला राहुल के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से मोती सोने चांदी निकलते हैं। सुशीला कहती है कि आखिर हमारी ननंद ने हमारा तो भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपा करके हीरे मोती भेजे हैं। प्रिय दर्शकों, जब यह नज़ारा राहुल देखता है तो समझ जाता है कि मुझे रास्ते में जो बूढ़ी माँ मिली थी
वह कोई साधारण माता नहीं थी। वह बूढ़ी माता कोई देवी माता थी। लेकिन इस बारे में राहुल अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी माता को धन्यवाद देता है। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी सुनाने के बाद में तोता थोड़ा आराम करता है। फिर आगे की कहानी अपनी पत्नी मैना को सुनाने लगता है। कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार राहुल को बहुत सारा धन मिल जाता है। राहुल पहले की तरह फिर से अमीर बन जाता है। कुछ समय बाद राहुल अपनी बीवी बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवाता है और बड़ी शान और शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लग जाता है। और सभी नगर के लोग भी राहुल को ऐसा देखकर उसका मान सम्मान करने लगते हैं। और धीरे धीरे करके इधर जब राहुल का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान और शौकत हो जाती है, तो एक दिन राहुल की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि अब सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं। इसीलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को मेरे घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वह अपने पीहर घूम जाएंगी। इसी बहाने मैं अपनी ननद से मिल लूँगी। प्रिय दर्शकों, राहुल जब अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनता है तो राहुल अपनी पत्नी के कहने पर फिर से अपनी बहन की ससुराल को चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। एक बार राहुल फिर से अपनी उस बहन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है, जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर खड़ा हुआ था। उसी समय पर रेखा की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देखकर दौड़ी दौड़ी रेखा के पास जाती है और रेखा से कहती है कि हे रेखा बहन, आज तो तेरा भाई आया है। प्रिय दर्शकों, अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनकर रेखा कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। प्रिय दर्शकों, दरअसल रेखा ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि रेखा इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि रेखा, आज तुम्हारा भाई भिखारी की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे 4-4 सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है। भला एक बार जाकर तो देखो। रेखा जब अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी भी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता और सच्चाई जानने को अपने भाई को छुप कर देखने लगती है। जैसे ही रेखा ने अपने भाई को उस रूप में निहारा तो अपने भाई के ठाट बाट को देखकर रेखा एकदम से चकित रह गई। सोचने लगती है कि कल तक मेरा भाई एकदम ही भिखारी था, पहनने को ठीक से वस्त्र भी नहीं थे, फिर एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया। प्रिय दर्शकों, अब तो राहुल की बहन रेखा आरती की थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में रेखा अपने भाई को बड़े आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। प्रिय दर्शकों, अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर राहुल कहने लगता है, बहन कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब उन बातों को छोड़ो और तुम मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने को आया हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना ही होगा। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने को मुझे भेजा है। प्रिय दर्शकों, इतना सुनकर के रेखा खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने को तैयार हो जाती है और तैयार होकर के रेखा अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब राहुल की बहन अपने पीहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान और शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर घूम रहे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं।
रेखा अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और उधर राहुल की पत्नी भी अपनी ननद की खूब ज़्यादा सेवा करती है। 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। राहुल की पत्नी सुशीला को ऐसा लगता था कि यह सब शान और शौकत हमारी ननद की वजह से ही हुआ है। अपनी ननद की मदद की वजह से ही हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, राहुल ने कभी भी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि वह जानता था कि यह सब रेखा की वजह से नहीं, देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। प्रिय दर्शकों, राहुल की पत्नी सुशीला इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोचकर सुशीला अपनी ननद की खूब ज़्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राहुल की बहन रेखा का ससुराल जाने का समय होता है, तो राहुल की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि पिया जी, तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसीलिए तुम बाजार चले जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर राहुल घर से चला जाता है और राहुल एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, पर उसको बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। प्रिय दर्शकों, तब राहुल कहता है, हे मोची भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो जिन जूतियों को जब मैं अपनी बहन को पहने हुए देखूं तो उन्हें पहनकर चले, तो वह जूतियां बारी बारी से इन 8 बातों को बोले। इसके बाद मोची को राहुल वह 8 ज्ञान की बातें बताता है, जो बातें बूढ़ी माता ने राहुल को चलते समय बताई थीं। राहुल मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब यह 8 ज्ञान की बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से राहुल बारी बारी से 8 बातें मोची को बताता है। पहली बात बताता है, कहता है कि बात ज्ञान की है। कही, मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरी बात राहुल बताता है, समय के भरोसे जो बैठा रहता है सदा गरीब बना रहता है, बिना काम बदले नहीं कभी उसका नसीब। तीसरी बात राहुल बताता है और कहता है, आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म कर फिर करे कहता स्वयं को दीन। चौथी बात राहुल बताता है, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान को करो दूर। अब 5वीं बात राहुल बताता है और कहता है, दो समय को दो नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। प्रिय दर्शकों, छठी बात राहुल मोची को बताता है, कर्म कभी करता नहीं कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे जो बैठता वह मनुष्य रहे गरीब। 7वीं बात राहुल बताता है, अज्ञानी पर ही सदा करो गरीबी बार विजय होता, युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। 8वीं और सबसे आखिरी बात राहुल बताता है और कहता है कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियां बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर राहुल मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना दो। जब ये 8 बातें वह जूतियां बोलेंगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मुझे पैसों के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। तब तोता अपनी पत्नी मैना से कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार राहुल उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने चांदी की जूतियां बनवाता है और उन जूतियों को ले जा करके अपनी बहन को उपहार स्वरूप देता है। सोने चांदी की जूतियों को पा करके रेखा का चेहरा एकदम से खिल जाता है
और उसके बाद रेखा अपने भाई से विदा लेकर के अपने घर को चली जाती है। इधर रेखा जब अपने ससुराल पहुंच जाती है तो रेखा की देवरानी जेठानी से पूछने लगती है। कहती है, रेखा तुम अपने भाई के घर से आई हो तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है। प्रिय दर्शकों, तब रेखा अपनी देवरानी जेठानी, अपनी सास ससुर, अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है। वह जूतियाँ दिखाती है और कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई, हीरे मोती से जड़ी हुई यह जूतियाँ दी हैं। तब रेखा उन जूतियों को पहन करके चलकर देखती है। जैसे ही रेखा उन जूतियों को पहनकर चलती है तो जूतियाँ बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। प्रिय दर्शकों, जब रेखा इस बात को सुनती है तो उसका शर्म से सर झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लग जाती है। जब देवरानी जेठानी से पूछती है कि रेखा आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी, तब रेखा अपनी जेठानी और देवरानी को सारी बात बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई से कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक भी कभी नहीं पूछा था। देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियाँ बनवा कर दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है। मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी रेखा की जेठानी उसे समझाने लगती है कि हे बहन, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं। इसीलिए मेरी बातें तुम सदा याद रखना। और इस तरीके से रेखा की जेठानी रेखा को 8 बातें बताती है कि हे रेखा, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीज़ों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती है, उस घर में देवी ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती और फिजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसों से दूसरों की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घर से भी माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी विदा ले जाती हैं। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अपने कार्य को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घर से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमान का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी याचक को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इस प्रकार से रेखा की जेठानी रेखा को यह 8 बातें बताती है और अपनी देवरानी से कहती है कि हे बहन, मेरी इन 8 बातों को हमेशा गांठ में बांध कर रखना। प्रिय दर्शकों, इधर तोता कहता है। इस प्रकार राहुल की बहन रेखा एकदम से बदल जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि माया तो आनी जानी है, माया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह ईश्वर न जाने कब किसको गरीब बना दे और कब किसको अमीर बना दे, इस बात का किसी को पता नहीं है। उसकी समझ में यह भी आ जाता है कि पैसों के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ।
अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।